कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं भाई शांति तूफान को आपके बीच बुला रहा हूँ। भाई शांति तूफान, निम्बाहेड़ा, राजस्थान, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मांड। ये रंग मेरा कोई ऐसे ही नहीं हुआ भाई साहब। एक जमाना था जब मैं गोरी से ज़्यादा गोरा हुआ करता था। देश की टेंशन पाल पाल के काला पड़ गया मैं। इस देश में जिनको टेंशन पालना चाहिए देश की वो नहीं पाल रहे हैं, तब मुझे पालनी पड़ती है। और टेंशन ये पालनी पड़ती है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इस जमाने ने मोहब्बत को कभी माना नहीं, समझा नहीं। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रही कि नहीं माना तो आप कहाँ से आए। भाई मोहब्बत तो हुई होगी तभी आप प्रकट हुए इस धरती पे, अवतरण हुआ। वो कह रहे मोहब्बत को मानना नहीं माना तो आज मानने को तैयार है और हम मानने को तैयार हैं। लो मनाओ, क्या मनानी है। यही मनानी है कि होटल पे जाके मनानी है। नहीं, मोहब्बत को क्यों नहीं माने यार। मोहब्बत अच्छी चीज़ है, मोहब्बत को मानना चाहिए, लेकिन आधी रात को नहीं मानना चाहिए। आधी रात को मोहब्बत को मानने के परिणाम ढंग के नहीं आते हैं। ये देश 125 करोड़ पे मोहब्बत मानते मानते ही पहुंचा है। लेकिन अब ये क्या है, जिसको जो मर्जी पड़े वो कह दो। हाँ, जो कह रहा है जो सही समय पे सही। ये मुन्ना की माथाफोड़ी से शुरू हुआ मुन्ना की माता पड़ी और मेरी माथाफोड़ी से खत्म होगा। मुन्ना ने शुरू किया। उपाध्यक्ष जी क्या हो गया? हाँ मंगाओ, चाय मंगा रहे मंगाओ। तेरा तो आज बहुत ज़्यादा ही काम चल रहा है। मोटा भाई को तूने कह दिया प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन कराना, और बेचारे को कराना है तो तूने कह दिया। लेकिन मैं उस वाक्य को पूरा करना चाह रहा हूँ। मोटा भाई प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन कराना और उसमें मुकेश मोलवा को जरूर बुलाना। ये ढंग का काम होता है टाइम पे, जो मैं कर रहा हूँ। अब मुन्ना ने कहा इसके बैटरी की दुकान है, इसलिए इसने इसका नाम रख लिया मुन्ना बैटरी। अब धंधे के हिसाब से अगर कभी नाम रखे तो मैं तो रख ही नहीं सकता। मेरे चड्डी बनियान की दुकान है। अब मैं क्या रखूं, शांति चड्डी। मेरा बोला था कि मैं पढ़ूंगा। ये काम ऐसे चल रहे हैं देश में अनसन। है। हाँ, कुछ तो भी चल रहा सब पढ़ी नहीं पढ़ रही, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो बाबाओं के पीछे पड़ गए। बहुत बाबा, ये बाबा। इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है, जो मुकेश ने कहा सनातन संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसके भागीदार बनने की कोशिश मत करना। ये इन मूर्खों का भी यही पता नहीं है कि ये बाबा है ही नहीं है बाबा। बाबा कौन होते हैं मैं बताता हूँ आपको। कौन होते हैं बाबा? बाबा वो होते हैं जो बाबा होते हैं। सही बात है। शांति, बहुत बढ़िया। जो बाबा ही नहीं है वो काहे के बाबा। बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है देश में, कोई संपट नहीं पड़ रही। और अब इनको क्या समझाओ। ये बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया आज की रात। मैं बधाई देता हूँ आपको। मंच पे खूब 3-4 बार चाय आई, पानी की बोतलें आई। तुम्हारे लिए क्या आया, तुम फोकट में आए। इस देश का दुर्भाग्य यही है, जितना खाने पीने को मिल रहा है ऊपर वालों को ही मिल रहा है, नीचे वालों को कुछ नहीं मिल रहा है।
जब तक नीचे वालों को खाने पीने को नहीं मिलेगा इस देश में अच्छे दिन आने वाले नहीं है। इसलिए अच्छे दिन लाने हैं तो जितनी चाय की बोतलें, पानी की बोतलें सब नीचे दे दो और चाय भी नीचे से सप्लाई करो। क्या है, मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं। अब ये बाबा है ही नहीं, उनको ये बाबा बता रहे हैं। और बता रहा हूं, जिन बाबाओं के खिलाफ 15 साल पहले से प्रकरण दर्ज, किसी चैनल ने एक भी बार नहीं बताया कि हम जिसको बाबा बना के बता रहे हैं इस पे 15 साल पहले हत्या और बलात्कार का प्रकरण दर्ज है, इसको कभी भी सजा हो सकती है, नहीं बताया। और जैसे ही सजा हुई और वो ठाटे ले लेके आ गए, सबसे पहले हमने बताया। और शाम को 7 बजे देखिए बाबा की वो गुफा, और तू ये गुफा पहले ही बता देता, पहले तो बता ही नहीं, अब बता रहा है। मतलब मामला पहले से था, इनको मालूम थी। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जो सबको मालूम है, अब ये यहाँ इतनी मात्रा भुड़ी हुई, सारे सब्जेक्ट यहाँ निपट गए, कोई काम बचा नहीं है करने के लिए। और जब कुछ करने के लिए बचता नहीं है तब ये मुझे खड़ा करते हैं कि अब तो कुछ कर। और मेरी भी आदत खराब है, मैं वही करता हूँ जहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता है। जहाँ हो वहाँ तो कोई भी कर ले, जहाँ नहीं हो वहाँ करके दिखाओ, तो मैं वहाँ करता हूँ। ये नोटबंदी 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 की बात शुरू हुई। हमारे देश के एक महान नेता आदरणीय पप्पू जी अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के एक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के सामने बोले, वहाँ जाके बोले। और क्या बोले? नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, मोदी जी बताओ। अब वो वहाँ जाके पूछ रहा है। नमूने में इतनी अकल नहीं है कि यहीं पूछ ले, लेकिन वो वहाँ जाके पूछ रहा है नोटबंदी से देश। अरे मैंने कहा देख, नरेंद्र मोदी तेरी किसी बात का जवाब नहीं देगा, वो ठाले लोगों के चाले लगते ही नहीं है। तेरे को कुछ पूछना है तो मुझसे से पूछ। इस देश में शांति तूफान नाम का एक प्राणी घूम रहा है, वो सब बताता फिर रहा है। पूछ मेरे से, क्या पूछना। उसने मुझसे पूछा, बोले बताओ नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। मैंने कहा नोटबंदी से देश को ये फायदा हुआ कि तुम्हारा नुकसान हो गया। भाई बढ़िया शांति। 70 साल से तुम्हारा भी फायदा हो रहा था, देश का नुकसान हो रहा। देश का नुकसान हो रहा था। पहली बार नोटबंदी हुई, तुम्हारा नुकसान हुआ, देश का फायदा हुआ। पूछते फिरने क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। इन मूर्खों को कोई काम तो है नहीं, लेना नहीं देना नहीं, माथे पड़े। और क्या कहा उसने वहाँ, अगर अब की बार मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा। वहाँ जाके कह रहा हूँ, जैसे वो अमेरिका वाले सौंपेंगे। ये अकल के नमूने देखो आप। अरे मैंने कहा भी तेरे को जिम्मेदारी सौंप कौन रहा है? कोई नहीं सौंप रहा तेरे को। और अगर तेरे को सौंपे भी तो मैं शांति तूफान दावे के साथ कह रहा हूँ, तेरे नसीब में नहीं है, तेरे नसीब में है ही नहीं। और तेरी माताजी ने भी 13 साल पहले कोई त्याग नहीं किया था, उनके भी नसीब में नहीं था। क्यों नहीं था, मैं वो जानकारी आपके बीच में रख रहा हूं। बहुत खतरनाक जानकारी है, तुम्हारे नसीब में नहीं था। क्यों नहीं था?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक आदमी जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है वो जब तक मरता नहीं है तब तक दूसरा बनता नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ मैं, आप इतिहास उठा के देख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो मरे तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री मरे तब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी मरी तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी मरे तब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने। उस टाइम पर नरसिंहा राव मरे ही नहीं तो सोनिया गांधी बनी ही नहीं, वो तो बाद में मरे। टाइम पे मरता तो नंबर लग जाता। आगे पप्पू कह रहा है कि मैं बनूंगा, तभी सरदार जी बैठे। कैसे बनेगा? उनकी फाइल निपटा गया, फिर नंबर लगा। अब इनके मूर्खों में अकल तो है नहीं, फोकट की माथा फोड़ी करते रहते हैं बस, कोई लेना नहीं देना नहीं, अकल नाम की चीज़ नहीं। और ये बस इनके लोगों का एक ही काम है, इनके एक ही काम बचा है बस, सुबह उठो तो वही वाक्य, रात को सो तो वही वाक्य। नरेंद्र मोदी तो फेंकू है, पप्पू खुजलीवाल एक आपके प्रदेश के भी हैं, किसने नाम लिया था दिग्विजय अहमद हो जाना, वो तो रोज ही कहता है। और वो इतना खतरनाक प्राणी है, राहुल गांधी के लिए लड़की देखने जाता है, लुगाई बना के ले आता है। इतने खतरनाक आइटम तो इनके पास रखे हैं। और ये एक बात रोज इनके पास और कोई काम नहीं, बस नरेंद्र मोदी तो फेंकू है, नरेंद्र मोदी तो फेंकू है। मैं पूरे देश में घूम घूम के जवाब देता फिर रहा हूँ क्योंकि मैं समझदार हूँ। और मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझदार आदमी, मैं ओरिजिनल समझदार आदमी हूँ। बाकी डुप्लीकेट भी हैं देश में बहुत सारे, मैं ओरिजिनल समझदार आदमी हूँ। क्यों मैं समझदार इसलिए हूँ क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूँ, और दिमाग इसलिए लगाता हूँ मेरे पास है। मैं पहले लगाता हूँ, लोग बाद में लगाते हैं। तब मैंने कहा जो सारे लोग कहते हैं वो फेंकू है, नरेंद्र मोदी फेंकू है, मैंने कहा झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी फेंकू नहीं है, नरेंद्र मोदी महा फेंकू है, जिसने अपने सारे विरोधियों को उठा उठा के ऐसा फेंका कि आज तक उनको संपट नहीं पड़ी हमारे को कहाँ फेंका। इतने बड़ा आदमी को कह रहे हैं फेंकू है। बेवकूफ़ों जैसे काम चल रहे हैं देश के अंदर। और इन्होंने कहा बहुत, देश के कवियों को बहुत टेंशन है। मैं टेंशन पालता नहीं, मैं टेंशन को ख़त्म करता हूँ। अच्छा है। और करनी चाहिए। अब मुकेश की अपनी टेंशन है। अब ये उन्होंने नारे लगाए, नारों के लग रहे थे, इन मूर्खों को तो नारे भी ढंग से लगाने नहीं आए। उन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या कहा यही कहा, वो कैसे कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे यूं नारे लगा दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं है भारत के तो टुकड़े नहीं होंगे, इन्होंने इंशाअल्लाह के टुकड़े कर दिए। वो इंसा इधर रह गया और अल्लाह इधर रह गया। अब इन मूर्खों की काय की टेंशन पालनी है जिनमें इतनी अकल नाम की चीज़ नहीं है। इन मूर्खों ने इंशाअल्लाह के टुकड़े कर दिए। ये क्या भारत के टुकड़े करेंगे? अपन फोकट के तनाव पाल रहे हैं। इन जिन लोगों का तनाव नहीं पालना चाहिए, अपन उनका तनाव नहीं पालें। अपनी पीड़ा जायज़ है, लेकिन अपने भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो एक मुसलमान हैदराबाद में खड़े होकर के क्यों कह रहा है कि आप चाकू ला के मेरी गर्दन पर रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? उसने तो कह दिया, और इस देश के हरामखोर मीडिया ने उसको रात दिन बताया उसको, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। इस देश का दुर्भाग्य यही है, करोड़ों मुसलमान जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, उनको कोई टीवी का चैनल जाके नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा।
बढ़िया बढ़िया शांति और भाई। एक मुसलमान कह रहा है मैं नहीं बोलूंगा, उसको रात दिन दिखा रहे हैं, उसको स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका लक्ष्य भी ये नहीं था कि उसको भारत माता की जय बोलनी या नहीं बोलनी। उसका लक्ष्य ये था कि देश के 125 करोड़ लोगों का टाइम और दिमाग खराब करना है, सही बात है। और उसने कर दिया। वो तो कह के बैठ गया कि मैं नहीं बोलूंगा, और अपने सारे राष्ट्रवादी संगठन और सब लग गए, प्रदर्शन कर दिए। कैसे नहीं बोलेगा, बोलनी पड़ेगी, कैसे नहीं बोलेगा। ये तो प्रताप फौजदार का इलाज हो गया। सारे लोग लग गए, बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। और कवि भी लग गए, ये ओवैसी के खिलाफ फड़फड़ाती हुई कविता। फड़फड़ाती हुई। अरे वो यही चाह रहा था, वो यही चाह रहा था जो काम तुमने किया। मैं देश का एकमात्र समझदार आदमी, मैंने उसके खिलाफ कोई कविता नहीं लिखी। तेरे बोलनी है बोल, नहीं बोलनी है भाड़ में जा, मेरे क्या लेना ना यार। मैं तो जो बोल रहा हूँ उनकी बात करूंगा यार के, जो नहीं बोल रहा उसको लगे मैं अपना दिमाग का ही वो खराब करूं। और आपको भी नहीं करना चाहिए, दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। अब वो बेवकूफ़ समझ रहा है मैं निम्बाहेड़ा से चाकू लेकर के हैदराबाद जाऊँ। और उसको वहाँ जाके ढूंढूं और गर्दन पे रखूं कि तो भारत माता की जय बोल। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। मैं यहाँ पेटलाबाद में कवि सम्मेलन करूं कि चाकू लेकर उसको ढूंढता फिरूं इधर उधर। मैं क्या लगा मैं भाई बढ़िया शांति भाई। भुगड़ी में माता पूरी कर रहा है। और मैं तो जैन समाज का आदमी, हमारे जैन समाज के घरों में सब्जी काटने के चाकू भी ढंग के नहीं मिलते हैं। गर्दन काटने के कहाँ से लाएं, और मिल भी जाए तो क्या काटे। तुम जब खुद की मर्जी से एक बार कट गए, हम तो नहीं आए थे काटने, तुम तो खुद ही कटे। एक बार अपनी मर्जी से कट गए तो हम बार बार के काटते ही रहे तुम्हारे को। और हमारी सनातन संस्कृति में खंडित मूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता। बढ़िया 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 शांति। अपन फोकट के तनाव और टेंशन पाल रहे हैं, जो तनाव अपने को पालना नहीं चाहिए। ये जेएनयू के छोरों ने नारे लगाए, अरे इन 2-4-5 लोगों से इस देश का कुछ बिगड़ना नहीं है। देश में कई मुकेश मोलवा हैं, कई शशिकांत यादव हैं, कई ये सारे हैं, गौरी मिश्रा है, दीपिका है, सुमित्रा है, मुन्ना है, पार्थ नवीन है, दीपक है, शांति तूफान तो है ही। और ये इतने सारे लोग हैं, इनके होते हुए कोई तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। अनैया कन्हैया क्या करेंगे। लेकिन अपने को समझना पड़ेगा ये षड्यंत्र क्या है और क्यों है। ये सारा मामला इसीलिए इस देश को बदनाम किया जा सके, इस देश को बदनाम किया जा सके, ताकि जो अरबों डॉलर लोग यहाँ आकर के लगाना चाहते हैं वो यहाँ आए नहीं और यहाँ लगाए नहीं। इसके लिए ये सारा काम कर रहे हो। अब उन्होंने कह दिया घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, अपन फिर टेंशन में। और वो टीवी वाले फिर रात दिन दिखा रहे हैं कि ये अफजल निकाल रहे हैं, और अपने कभी भी टेंशन में। जेएनयू के खिलाफ फड़फड़ाती हुई नई कविता। मैंने कोई कविता लिखी नहीं, मैं लिखता ही नहीं, मैं समझदार आदमी, दिमाग लगाता हूँ। उन्होंने कहा घर घर से अफजल निकलेगा, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा सही कह रहे हैं, निकल सकता है। क्योंकि अब जिनके घरों में अफजल घुसेगा, भाई बढ़िया शांति। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब जिनके घरों में अफजल घुसा होगा तो वो तो अफजल ही निकलेगा। तो हो सकता है इनके घरों में घुसा हो। अब ऐसा थोड़ी घुसे अफजल और निकल के शांति तूफान आए। वो तो जो घुस रहा है वो निकल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ सारे अफजल घुसल लो,
अपने को काहे की टेंशन है यार? अपन क्यों तनाव पाले? ये तनाव के विषय ही नहीं है। जो तनाव के विषय नहीं उनको अपन तनाव के विषय बना रहे। बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने वो कर दिया, बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा आशा राम राम रहीम। अरे अपने क्या लेन देना यार, अपने क्या लेन देना? लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि अगर तुम बदनाम भी करोगे तो मैं नहीं होने दूंगा। मेरे पास इलाज है, समाधान है। समाधान है मेरे पास हर चीज़ का। और अगर तुम कह रहे हो कि इन्होंने गलत किया तो मैं कह रहा हूँ नहीं किया, इन्होंने जो किया बढ़िया किया। और देश के तमाम लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, आपको भी उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं एकमात्र आदमी हूँ देश का जो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया, अच्छा काम किया। क्यों किया मैं सिद्ध कर रहा हूँ आपके बीच में। कैसे किया? ऐसे किया, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है। क्या लिखा है? कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेंगे तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। तो इन्होंने सोचा कि यार ईश्वर तो अवतार ले नहीं रहा है, वो यार ईश्वर अवतार नहीं ले रहा यार। तो उन्होंने कारण खोजा कि यार जब जब पाप बढ़ेंगे तब तब अवतार लेगा। तो उन्होंने कहा यार इसका मतलब पाप कम पड़ रहे हैं, तो अपन क्या करो? बोला बढ़ाओ, बढ़ेंगे तो अवतार लेगा। तो उन विचारों ने तो ईश्वर अवतार ले इसके लिए पाप किए। कहाँ खोटा काम किया उन लोगों ने? कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए आप सबको उनके काम में सहयोग करना चाहिए। उसमें काहे की मात्रा फोड़ी करनी है? ये देश में टेंशन तो ये है जो तनाव के विषय नहीं है। ठहर जाओ भी, मैं जो कह रहा हूँ आपसे जो तनाव के विषय नहीं है वो अपन ने तनाव के विषय मान लिए। जो हैं उनको मान नहीं रहे हैं, जो नहीं है उनको मान रहे हैं। हमारे देश में ये कुछ नालायक पूछते हैं 3 साल में क्या किया, 3 साल में क्या किया? मैं बता रहा हूँ क्या किया। और नोट करना, हमारे देश में 3 साल से पीछे जाना, आज पाकिस्तान, चाइना जैसे देश भारत का बाल बांका करने की स्थिति में भी नहीं है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान का बाल बांका कर दे। इसलिए क्योंकि हमारा जवान वहाँ खड़ा है और देश में भी हमारा दाढ़ी वाला काम कर रहा है, इसलिए नहीं है। और 3 साल में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। 3 साल के पहले जाना आप पीछे, 3 साल पहले इस हिंदुस्तान में कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन देश के किसी छोटे बड़े शहर में बम विस्फोट की घटनाएं नहीं होती थी और हमारे सैकड़ों लोगों के चीथड़े नहीं उड़ते थे। कभी इंदौर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी कोयम्बटूर, कभी सूरत, कभी बड़ौदा, कभी भरूच। कोई दिन खाली नहीं जाता जब बम विस्फोट। आतंकवादी बहुत आराम से आते, कोई टेंशन ही नहीं। कहाँ चलना है अपने? बोले यार वो इंदौर में फुड़िया है क्या? इंदौर में? हाँ चलो। लोग इतना आराम से आ रहे थे। और काय से फोड़ना है? बोले वो साइकिल में फंसा देंगे, साइकिल ला के रख देते, साइकिल में बम फंसा देते, बम फट जाते, लोग मर जाते और वो आराम से वापस, क्योंकि उनको रोकने की कोई इजाज़त नहीं थी। यहाँ के नगद जमाई बने हुए थे, आओ फोड़ो और जाओ। और मुझे गर्व होता है हमारी सेना पर और इस सरकार के फैसले पर कि पिछले 3 साल में हिंदुस्तान में किसी भी शहर में एक भी बम विस्फोट की घटना नहीं हुई। इससे बड़ी उपलब्धि हमारी हो नहीं सकती। एक घटना नहीं हुई, शहर में बम विस्फोट की घटना हुई। वो हिंदुस्तान के छोटे हमारे सैनिक वहाँ कुर्बानी दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं।
लेकिन एक भी आतंकवादी को सीमा के भीतर घुसने नहीं दे रहे, एक को भी नहीं घुसने दे रहे हैं। वो आतंकवादी खुद टेंशन में आ गए। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, गंभीरता पे जाने की जरूरत है। आतंकवादी खुद टेंशन में आ गए, तो जब से दाढ़ी वाला आया है घुसने नहीं देता है। जाओ तो इसके सैनिक वहां बॉर्डर पे फाइल निपटा देते हैं, रोज निपट रहे हैं, कोई दिन खाली नहीं जा रहा, 3-4-5 रोज निपट रहे हैं, आतंकवादी निपट रहे हैं। तो ये आतंकवादी टेंशन में आ गए। उनको टेंशन यही है कि उनको कश्मीर की खूबसूरती चाहिए। वो खुद टेंशन में आ गए, वो पाकिस्तान में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, अपने को टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, वो वहां बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बोले दाढ़ी वाला आया, घुसने नहीं देता है, घुसने जाओ तो फाइल निपटा देते हैं इसके सैनिक। तो एक आतंकवादी ने दूसरे से कहा, तो दूसरे ने कहा यार क्या करें, तो करना क्या है, बम तो अपने पास है और अपने को कहाँ फोड़ना है, हिंदुस्तान में फोड़ना है, और वो हिंदुस्तान में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो अपने एक काम करो, पाकिस्तान को हिंदुस्तान समझ लो और यही फोड़ लो। तो वो यहाँ फोड़ते फोड़ते वहीं फोड़ रहे हैं आजकल, और रोज फोड़ रहे हैं। कोई दिन पाकिस्तान में खाली नहीं जा रहा है जब वहां बम नहीं फट रहे, और अपन यहाँ फोकट में माथा फोड़ी कर रहे हैं कि क्या किया क्या किया क्या किया, ये किया और क्या किया, और हमारे कभी भी नहीं मान रहे, अभी भी पाकिस्तान को निपटाने में लगे हुए हैं। अरे पाकिस्तान निपट गया, पाकिस्तान की फाइल बंद होने वाली है, ये कभी फोकट में टेंशन पालते हैं। और हमारे देश के वीरों के कभी तो ज़्यादा ही पालते हैं, उनके पास तो एक तिरंगा झंडा एक्स्ट्रा ही होता है। बढ़िया बढ़िया। वो आएंगे, ए तिरंगा लाहौर में लहरा देंगे। अबे लाहौर कहाँ है, ये यहाँ, ये लाहौर। बढ़िया बढ़िया। अब इसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से लाओ, यहीं से फाइल निपटा रहा हूं। लाहौर में लहरा देंगे, एक तिरंगा कराची में लहरा देंगे, ये कराची, ये लाहौर, एक तिरंगा इस्लामाबाद पे लहरा देंगे, ये इस्लामाबाद, ये लाहौर, ये कराची, और कई जगह नहीं मिली तो ये तिरंगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की छाती पे लहरा देंगे, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति की छाती। अब ये कुल मिला के 4/6 का तो पाकिस्तान। वो अपने फोकट के तनाव पाले जा रहे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं यार। देश में तनाव के भी अब काहे के तनाव पालने, और जिसको देखो वही एक वो आजकल बहुत चल रहा है, काला धन है क्या, जिनके लेना नहीं देना नहीं वो पूछ रहे हैं काला धन है क्या। एक वो डोकरा जो वो कहाँ राजेगढ़ सिद्धि में रहता हो, हाँ वही, जिसको कुछ चतरे लोगों ने बेवकूफ बनाया, दिल्ली के 4-5 चतरे गए वहाँ, राजेगढ़ सिद्धि से उठा के लाए उसको, वो चकडोल बना के पूरे देश में घुमाया, चकडोल बना के घुमाया, और डोकरा भी चाले लग गया, ये आ गया नया गांधी, ये आ गया नया गांधी, और वो भी अपना आप को समझने लग गया। हाँ हाँ हाँ, मेरे घर नहीं है, मैं मंदिर में रहता हूँ। तो मंदिर में क्यों रहता है भाई, मंदिर भगवान के रहने की जगह है, तेरा वहां पे क्या काम। लेकिन वो गांधी बन गया, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, हमको लड़नी है, जन लोग पान लाना है। उस बेवकूफ को इस खुजलीवाल एंड कंपनी ने चकडोल बना के पूरे देश में घुमाया, और जैसे ही उनका मतलब सिद्ध हुआ
जैसे मतलब सिद्ध हुआ। दुर्भाग्य ये है, लोग समझ नहीं पाते हैं। 2 अक्टूबर का गांधी बना के लाए थे, ये आ गया नया गांधी, नया गांधी। अपना काम पूरा हुआ, 30 जनवरी का गांधी बना के वापस छोड़ के आ गए। आज इन तक कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हालतें हैं इस देश की। और अपन काम काला धन है क्या? अरे यार आया नहीं आया, तुम्हारे क्या लेना देना? आएगा तो कोई तुम्हारे को मिलेगा क्या? हमारे को मिलेगा? तुम्हारे क्या लेना देना जब हम तो पूछ ही नहीं रहे। और ये फोकट में जिनको मिलेगा वो तो पूछ ही नहीं रहे, और जिनसे निकल के आना है वो कह रहा आया क्या। तो जब सारे पूछने लगे तब से जाकर के पूरे देश में जा जाके मैं कहता करूं ये आ गया काला धन। किसको चाहिए और कितना चाहिए ले जाओ। अरे बोले ये नहीं चाहिए ना, तो फिर कौन सा चाहिए? बोले जो मोदी जी ने, रामदेव जी ने कहा था कि जो विदेशों में जमा है वो चाहिए। मैंने कहा हट! हट! कोई काला धन वाला धन नहीं होता है, चल हट! अरे बोले होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। और मैंने सिद्ध करके बताया कोई काला धन वाला धन नहीं होता है। बोले काहे को नहीं होता है? मैंने कहा हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग, हम भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाले लोग, भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हिंदू संस्कृति क्या कहती है, हम उसके अनुसार जीने वाले लोग। और हमारी संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम होता है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब होता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार होता है। और जब पूरा विश्व हमारा परिवार होता है तो पैसा यहाँ पड़ा होता है या वहाँ पड़ा होता है, पड़ा तो परिवार में ही होता है। फिर किस बात का काला धन होता है? कोई काला धन वाला धन नहीं होता। भुगड़ी की माता फूटी, ये क्या क्या टेंशन। अरे ये इनके काम तो कुछ बचा नहीं। मोदी जी ने अच्छा बेचारे कह तो सही रहे, मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी। बेरोजगारी तो बढ़ी तो है भाई, इन बापड़ों के पास काम तो कुछ बचा ही नहीं बचा तो बेरोजगारी तो बढ़ी है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इतना बढ़िया अभियान चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है अच्छा काम देख करके। लेकिन मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है। ये मोदी जी के हर अच्छे अभियान खाली बुराई करनी है, इसलिए मोदी के हर अच्छे अभियान की बुराई कर सकते हैं। इन्होंने कहा नोटबंदी के कारण लोग लाइन में खड़े होने से मर गए। मुझे आज तक आश्चर्य हो रहा है, मैंने मेरे जीवन में एक घटना नहीं सुनी। हम बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, ये नोटबंदी की लाइन तो कहीं नहीं लगती है, इससे 10-10 गुना लाइन लगती है। 16-16, 18-18 घंटे में दर्शन करने के नंबर आते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं पे भी लाइन में खड़े होने के कारण कोई मरा हो। आज तक एक घटना। और ये कह रहे नोटबंदी के कारण लाइन में खड़े होने से लोग मर गए। चलो साहब लाइन में खड़े होने से मर गए, तो तुम्हारा बाप दादे कैसे मरे? तो वो तो लाइन में नहीं खड़े थे, फिर उनको नहीं मरना था, लेकिन वो मरे। मौत आती है तो मरना पड़ता है, लाइन में खड़ा होने से कभी आदमी नहीं मरता है। जब काल आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं। तुम ये बात खाली मोदी को बदनाम करना, इसने नोटबंदी की इसलिए लाइन में खड़ा। अब इनका कोई भरोसा नहीं है। कल कोई मोदी का जो घर घर शौचालय बनाओ अभियान है, बहुत बढ़िया अभियान है। हमारे गाँव में शहरों में माताएं बहनें जब लोटा लेकर के जंगल में जाती है तब कितनी शर्म का अनुभव करती है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने समझा और दूसरा कोई आज तक 70 साल में समझ नहीं पाया। इसलिए उसने ये अभियान चलाया कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये इन मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है, ये उसके घर घर शौचालय बनाओ अभियान का भी विरोध कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब एक परिवार में एक शौचालय बनेगा, परिवार में सदस्य 8-10 तो होते ही हैं, और 8-10 में से मान लो 3-4 को एक साथ लग गई और वो लाइन में खड़े हैं, और दुर्भाग्य से उनमें से कोई निकल लिया तो ये मोदी के माथे पड़ेंगे। बोले अगर ये घर घर शौचालय नहीं बनाता तो लोग लाइन में खड़े होने के कारण नहीं मरते। इनका कोई भरोसा नहीं यार। तुम्हारे को कोई किसी बात की आलोचना भी करनी है,
आलोचना भी करनी है तो तुम शांति तूफान से संपर्क करो। कैसे करनी है मैं बताऊं क्या? जैसे मैं कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की कर रहा हूँ। अभियान बहुत बढ़िया है, पूरे देश को इसमें लगना चाहिए। तो मोदी जी ने इस अभियान को चलाया, 8-10 एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए। अमिताभ बच्चन, वो लग रहा है फोटो, ये लग रहा, वो लग रहा, वो अमिताभ बच्चन, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विद्या बालन पालन, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए। मेरे को नहीं बनाया, मेरे को नहीं बनाया तो अभियान सफल नहीं हो रहा है। इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ रही है। अब ये अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इसकी जानकारी खोजी, कारण खोजा मैंने, जानकारी खोज के लाया। अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा है, वो कैसे हो सकता है, दोनों चीजें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभियान सफल क्यों नहीं हो रहा? एक तो इस अभियान का जो अपन ने ब्रांड जो किया, लोगो, इसमें ही गलती कर दी। वो एक चश्मा लगाया, चश्मे की एक कांच में तो स्वच्छ फंसाया, दूसरे में भारत फंसाया, वो चश्मा ही खराब हो गया। और वो चश्मा पहले से ही खराब था, उसमें दृष्टि सही थी नहीं। अरे भाई, नहीं दिखता था तभी तो वो चश्मा लगाया। अब जिस चश्मे से नहीं दिखता है उससे तुम स्वच्छ भारत दिखाओगे तो कहां से दिखेगा? चश्मा तो साफ लगाना चाहिए, चश्मा साफ नहीं लगाया। दूसरा क्या कारण? 70 साल से हमारे देश में जो उन्होंने गलती की, दूसरी स्वच्छ भारत अभियान में, ब्रांड एम्बेसडरिंग में 70 साल से जो माथाफोड़ी देश में चल रही है, वही काम इन्होंने भी शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ये गांधी का देश है भाइयों बहनों, और गांधी चाहते थे कि देश स्वच्छ हो, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान में सबको सफल करना है। क्यों? क्योंकि ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है। तो आदमी सोचता है यार देश तो गांधी का है, तो यार सफाई मैं काहे को करूं? पंड्या जी, अब अगर कहीं गंदगी पड़ी है तो वो आम आदमी क्यों साफ करेगा? उसको तो मालूम है ये देश तो गांधी का है, तो वो गांधी आएगा, वो आके साफ करे, मैं काहे को करूं? ये देश तो गांधी का है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हो रहा है। और अगर इस अभियान को सफल करना है तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये देश तुम्हारा अपना देश है, ये देश तुम्हारा अपना घर है। जिस दिन ये एहसास दिलाया जाएगा उस दिन स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। अब अपन क्या है, तरीके तो सही इस्तेमाल कर नहीं रहे, वो चाह रहे हैं परिणाम ढंग के आ जाए। ऐसा आता थोड़ी है, काम को जिस ढंग से करना पड़ता है उस ढंग से करना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। हमारे देश के तो लोगों के माजने खराब है, इनको जो काम करने की को वो करते नहीं है, जो नहीं करने की को वो करते हैं। अभी कह रहे भ्रष्टाचार, आप कह रहे भ्रष्टाचार भगाना है, भ्रष्टाचार भगाना है, नहीं भागेगा, भागेगा ही नहीं। भ्रष्टाचार लाना है, भ्रष्टाचार करो। किसी आदमी को भ्रष्टाचार मत कर, मानते ही नहीं हो, करता है। उसको को भ्रष्टाचार कर, क्यों करूं? मैं नहीं कर रहा। जो को वो करता नहीं आदमी, जो नहीं को वो करता है। आप प्रैक्टिकल कर देखना, किसी दीवार पे लिखा हुआ आपने देखा होगा कि इस दीवार के यहाँ खड़े होकर ये काम करना मना है, तो आदमी वहीं खड़े होकर के करेगा। वो देखना चाहता है यहाँ खड़े होकर करना क्यों मना है। ये हमारी मानसिकता ऐसी हो गई। आप किसी गली के नुक्कड़ पे एक बोर्ड लगा दो कि इस गली में घुसना मना है, तो आदमी उसमें घुसेगा और घुस के देखना चाहता है कि इसमें घुसना क्यों मना है। इसलिए कह रहा हूँ, काम करने के तरीके बदलो। काम करने के तरीके बदलेंगे तो परिणाम अपने आप आने शुरू हो जाएंगे।
और भ्रष्टाचार भगाना। मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप किसी बच्चे को बुलाओ, यहाँ खड़ा कर दो और मैं उसको मंच पे बुलाऊं और उसको यहाँ से भगाऊं। काम में अंतर देखना। मैं उसको यहाँ से भगाऊं, वो नहीं भागेगा, भागेगा ही नहीं। वो देखेगा मुझे क्यों भगा रहा है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है, भागेगा ही नहीं। और आप काम करने का तरीका बदल दो। मैं उसको बुलाऊं पुचकार के, बेटा ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। वो नहीं आएगा, वो टेंशन में आ जाएगा मुझे क्यों बुला रहा है। तो वो चुपचाप पलटी खा के निकल लेगा यहाँ से। आने तो इसलिए मैं कहने का मतलब ये काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, तब जाकर के परिणाम ढंग के आएंगे। इसलिए मैं एक दो समाधान और आपके बीच में रखता हूँ। एक तो मैं वो रखता हूँ जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है, काम करने के तरीके बदलने का। कि अपन काम करने के एक हमारे देश की बहुत आप सुनूंगा, ये सुना है? हाँ वो सुनो, पहले वो सुनो। मोटा भाई के बहुत पैसे लगे हैं मुझे। लगे हुए क्या? हाँ, चलो पहले उसका समाधान कर देता हूँ। एक बड़ी समस्या है साहब, जहाँ पे भी मैंने इसको सुनाया लोग आ गए मेरे पास, बोले मत सुनाया कर, हमारे को टेंशन होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारे को 5-10 लोगों को टेंशन होती है, लेकिन ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। आपके यहाँ भी ऐसी कोई समस्या किसी के साथ हो तो टेंशन मत पालना, मेरे समाधान पर अमल करना। हमारे देश में क्या होता है, एक चुटकुला चलता है मंचों पे, उसमें एक आदमी आया, एक कवि से पूछा, बोले यार लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें, ऐसा कोई उपाय बता। तो उस कवि ने कहा कुछ नहीं यार, लोगों से ढेर सारा कर्जा लेके मर जा। ये उस कवि ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो समझदार आदमी, मैं दिमाग लगाता हूँ, तो मेरे पास है। मैं कहता हूँ, मैंने कहा तू ये कह रहा है कि लोगों से ढेर सारा कर्जा लेके मर जा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों से ढेर सारा कर्जा दे भी मत पर मर भी मत, जिंदा रहे। मरने की क्या जरूरत है? देश में मरने की राय लोग बहुत दे रहे हैं, मैं जीने की प्रेरणा देता हूँ। और मेरी प्रेरणा अब देश के लोग लेके जा रहे हैं, वो देश के लोग लेके जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? प्रेरणा के लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ले जानी चाहिए। किसी को मरने की जरूरत नहीं है। इस देश में लोगों को जीने की प्रेरणा दो, मैं जीने की प्रेरणा देता हूँ। हमारे देश में तो हरामखोर लोग इतने हो गए, किसान मरता है तो उसको जाकर के और मरने के बाद उसको चेक दे के आते हैं मुआवजे का, ये ले। मेरा आज तक समझ में नहीं आई, जब वो जिंदा था तब दे देते। क्या बात है भाई शांति? मरने के बाद दे के आ रहे हैं। मरने के बाद दे के आने का मतलब क्या हुआ? आप उसको प्रेरणा दे रहे हो, दूसरे किसानों को उकसा रहे हो कि अगर आप मरोगे तो आपको 8-10 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। घोषणा ये होनी चाहिए, घोषणा ये, मैं कह रहा हूँ कल की तारीख में किसान की आत्महत्या बंद हो जाए। अगर देश के नेता लोग ये कहते हैं, सरकार और विपक्ष सब मिलकर के, एक भी किसान ने आत्महत्या की तो उसको एक नया पैसा नहीं मिलेगा मुआवजे का, कल आत्महत्या बंद हो जाएगी। इस लालच में मिल रही है। और मैं तो कह रहा हूँ जब वो बंद कर देंगे तो जो मुआवजे की राशि है वो बांट जाओ। सही बात। भाई जिंदा है तब दो ना यार, मरने के बाद देना क्या मतलब? इसलिए मैं जीने की बात करता हूँ। अगर कोई आप में से भी किसी ने लोगों से पैसा वैसा उधार ले रखा हो, देने की कंडीशन नहीं हो, तो टेंशन मत पालना, आत्महत्या भी मत करना, खाली मेरे समाधान पर अमल करना। लोगों से ढेर सारा कर्जा लो, दो भी मत, और जिंदा भी रहो। जब मैं ये समाधान बताता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं, बोले तूफान साहब बेवकूफ समझते हो, लोगों से ढेर सारा उधार भी ले लें, दे भी नहीं, वो जिंदा भी रहें, तो उधार देने वाले जिंदा रहने देंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल रहने देंगे। मैं समाधान बता रहा हूँ, उस पर अमल करना। और करना क्या है, वो जिन लोगों से तूने उधार ले रखा है, वो तेरे पास पैसे मांगने आए, जैसे ही पैसे मांगने आए वो तो उनके माथे पड़ जाना, माथे पड़ जाना उनके। किस बात के पैसे मांग रहे हैं? काहे के पैसे?
तो वो तुझे कहेंगे अरे हमने तुझे उधार दिए भाई, हमने उधार दिए तेरे को, तो तू कहना क्या बेवकूफ समझते हो मेरे को, तुम तो मेरे को उधार दो तो मैं तुम्हारे को नकद दूं। बढ़िया मेरी जान। भाई भला आदमी, जब तूने मेरे को उधार दिए तो मैं तेरे को नगद काय को देने लगाया, मैं भी तेरे को उधार ही दूंगा ये। उसमें काय की टेंशन, अब उसमें काय की टेंशन है? ये तनाव तो ये है, ये चीजों में तनाव नहीं पालना है, अपन हंसते सर। हाँ, अपन तो हंसते हंसते समस्याओं के समाधान करने वाला आदमी कश्मीर से करके करता हूँ। तो अब ये कश्मीर की समस्या का जिक्र बहुत कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग जब नारे लगाते हैं कि कश्मीर का समाधान करना है, कश्मीर मांगे आज़ादी, तब पाकिस्तान कश्मीर का विषय लेकर के वैसा टाइम पे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस आओ भाई साहब जल्दी, मैं बैठा हूँ, लास्ट तक बैठा हूँ मैं। तो जब जब कश्मीर की हम समस्या, हमारे देश में समस्या तो ये है कि जो समस्या नहीं उसको हम समस्या, 70 साल से हमारी सरकार कहती आ रही है कि हमें कश्मीर समस्या का समाधान करना है। कश्मीर विपक्ष और सरकार दोनों आपस में लड़ते हैं संसद में कि कश्मीर समस्या का समाधान करना है, और मैं कह रहा हूँ कश्मीर समस्या ही नहीं है। कश्मीर काय की समस्या, वो कश्मीर जो भारत में है वो तो किसी कीमत पे समस्या है ही नहीं, वो तो अपना है, अपना था, अपना है, अपना रहेगा। वो काय की समस्या है? समस्या है तो वो है जो पाकिस्तान के कब्जे में, और अपन क्या करें, कश्मीर समस्या का समाधान करना है। प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, कमंडल भेज रहे हैं, मंडल भेज रहे हैं, और जब अपन ये बात करते हैं तब पाकिस्तान कश्मीर की समस्या यूएन में जाके उठाता है। वहाँ कहता है यूएनओ में जाकर के कि भारत के लोग, भारत की सरकार खुद कह रही है कश्मीर समस्या का समाधान करो, इसलिए आप कश्मीर समस्या का समाधान करो। तब मैं कहता हूँ कि आप कश्मीर को समस्या बताना बंद करो, कश्मीर समस्या नहीं है, और अगर हो तो मैं शांति तूफान, समझदार आदमी जिसके पास दिमाग है, 1 सेकंड में पेटलावत के मंच पे खड़े खड़े समाधान कर दूं, और बिल्कुल अहिंसक तरीके से, करना भी कुछ नहीं पड़े भगवान की सौगंध। ये धारा 370 सब खत्म 1 सेकंड में। कुछ नहीं करना, खाली मोदी जी मेरी राय पे अमल करें। और करना क्या है, हमारा भारत का जो कश्मीर है उसका आप नाम बदल दो, उसका नाम बदल के कोई दूसरा नाम रख दो, पेटलावत कर दो, झाबुआ कर दो, गौरी कर दो, सुमित्रा कर दो, कुछ भी कर दो, खाली नाम बदल दो, दीपिका कर दो, नाम बदल दो कि आज से इसका नाम ये। अपन ने पहले भी कई शहरों के नाम बदले, कश्मीर का भी बदल दो, ये बदल दिया भाई, आज से ये कश्मीर की समस्या खत्म, माथा फोड़ी टोटल खत्म। अब वो पाकिस्तान वहां जाकर के समस्या उठाए यूएनओ में कि साहब कश्मीर समस्या का समाधान करो, तो अपन भी को हाँ साहब करो, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फिर अपन माथे पड़ेंगे जरा ये पाकिस्तान में ये फिर अपन के नार रोज रोज वो क्या माथा फोड़ी अपन खत्म करेंगे। इस देश में संकट तो ये नहीं पड़ रहा है, इस देश में मुकेश भाई वो महबूबा मुफ्ती कहती है मैं तो धारा 370 1 सेकंड में मैं खत्म करूं, देर का काम क्या है इसमें, देर का कोई काम नहीं है। और वो कहती है कि अगर धारा 370 से छेड़छाड़ की तो कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो बोलती है, और हमारा देश चुपचाप सहन करता है। और मैं कहता हूं तो ये तो भूल गया, तेरे को बर्दाश्त करना तो किसी दूसरे कारण से कर रहे हैं, दूसरे कारण से। सही कह रहा हूं मैं, दूसरा कारण अभी मैं बताऊंगा नहीं, वो मत बता। क्योंकि तू महबूबा है, महबूबा को तो बर्दाश्त करना पड़ता है।
इसलिए कर रहे हैं, वरना तू ये छोड़ दे तिरंगे को, जिसने जो उठाया उसको उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ शांति तूफान, तिरंगा उठाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तिरंगे को नहीं उठाएगा उसको कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये परिस्थितियां बन के तैयार होने वाली है। देख रहा है तिरंगे उठाने वाले नहीं मिले, भोगट की माथा फोड़ी कर रहे हैं। इस देश में कोई लेना नहीं देना नहीं। और तब मैं जाकर के एक समाधान अंतिम और आपके बीच में रखता हूँ, और अंतिम इसलिए रखता हूँ कि इसके बाद में फिर शशिकांत को काव्यता पाठ करनी है, जिसने आज की रात बहुत अच्छा संचालन करके एक एक करके सब कवित्रियों को यहाँ पढ़वाया है। न केवल पढ़वाया, जमवाया भी खूब है इसने, और इसके लिए कहा भी सही कि ये लाल किले का संचालन करके आया है। लाल किले पे क्यों गया तू? भगवान की सौगंध मोटा भाई, इससे उससे ये कहेगा खुद आके, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ लाल किले पे भी ऐसा कवि सम्मेलन नहीं होता है जैसा पेटलावद में हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि क्यों गया भाई वहां कवि सम्मेलन तो होता नहीं है। 2-2 मिनट जाकर के एक कवि खड़ा होता है, 2 मिनट में कविता पढ़ी, वापस जाके बैठ जाओ, ये काम होता है। 30-35 कवि बुला लेते हैं वो, और उन सबको 2-2 मिनट के लिए खड़ा करते हैं। 100-150 लोग आते हैं वो, जिनको पत्र मिलते हैं, वो जाकर के एक तंबू के नीचे बैठ जाते हैं और सुना के आ जाते हैं। ये पेटलावद जैसा कवि सम्मेलन, ये मवेशी मेले में इतना बड़ा कवि सम्मेलन है। ये इसने भी लाल किला पढ़ा, शशिकांत ने पढ़ा, तो इसको तो पढ़ना ही था। मोहब्बत और काय किसको कहते हैं? मोहब्बत, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, और काय को कहते हैं? ये अब ये क्या कह रही है? नहीं, अब ये क्या रही है? नहीं, एक बात इसने क्या कहा अभी कि वापस भी मैं आपके साथ ही जाऊंगी, और जाएगी मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि आई मेरे साथ है। मैं लेके आया इसको, मैं लेके आया। भगवान सुन, आयोजक सब जानते हैं, मैं लेके आया इसको। हम 6-7 कवि तो मेरे साथ आए, अब मैं आगे टेंशन में घुसा। भगवान की समझ, जब इसने, अब सुनना, जब इसने यहाँ माइक पे आते ही सार्वजनिक रूप से ये कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो भगवान की सौगंध में टेंशन में आ गया कि आयोजकों को तो मालूम है मैं लेके आया, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसकी तबीयत खराब हो गई यार? मतलब मैं जिम्मेदारी पूर्वक इनको वापस छोड़ के भी आऊँगा। हमारे परिवार की बहन बेटी है, टेंशन मत पाल। मैंने तो ऐसा कुछ, मैं तो और दवाएं दी, मैंने बोले लेके दी, मंदसौर में नहीं दी क्या? तो फिर फालतू की बात करती। और जब तबीयत खराब थी तो तेरे को आने ही नहीं चाहिए यहाँ। जब अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों जाए यहाँ? लेकिन केवल आपकी मोहब्बत थी इसलिए इसको आना पड़ा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अंतिम समाधान आपके बीच में रखता हूँ। फिर मेरे बहुत प्यारे मित्र और छोटे भाई शशिकांत यादव, मेरी भी काव्य यात्रा के सबसे पुराने मित्र और सबसे वरिष्ठ मित्र मेरी इस काव्य यात्रा यही है। प्रारंभिक दौर से लेकर आज शांति तूफान को शांति तूफान बनाने में शशिकांत यादव का महत्वपूर्ण सहयोग है, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसी ने मुझे समाधान के कवि का नाम दिया जो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों तक मेरा नाम पहुँचाया। मैं इनका आभार जीवन भर नहीं भूल सकता। तभी एक समाधान जो मेरा विदेशों तक पहुँचा है आपके बीच में रखता हूँ। बहुत बड़ी समस्या हमारी गाय को लेकर खूब माथाफोड़ी इस देश में होती है। गाय कटती है, गाय कटती है, गाय कटती है। मैंने गाय के कटने का कारण खोजा और उसको कटने से बचाने का समाधान खोजा। एक पंक्ति में कारण बताऊंगा, आदि में समाधान बताऊंगा। केवल बस बात वही है कि काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। तब मैं कह रहा हूँ गाय कटती क्यों है? गाय इसलिए कटती है कि हमारे जितने सामाजिक संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले, गोरक्षा मंच वाले, ये एक नारा रोज लगाते हैं। कई आजकल तो गो कथाएं होती है, गो कथाओं में कथावाचक जी कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। अब होता क्या है कि जितने उच्छृंखल किस्म के लोग होते हैं वो अपने मन में विचार करते हैं एक गाय में 33 करोड़, मतलब अगर इनकी एक गाय की फाइल अपन निपटा दें
उनके 33 करोड़ तो गए काम से। अरे बोले काटो, इसलिए गाय कटती है। और अगर गाय को कटने से बचाना है तो गाय में 33 करोड़ बताने बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने कल से ये कहना शुरू करो कि ये गाय जो है ये अल्लाह की गाय है। इसमें अल्लाह निवास करते हैं। आपने 33 करोड़ बाहर निकाल लो और अल्लाह मियाँ को फिट कर दो, ये लो भाई तुम्हारी गाय। आपने 33 करोड़ भी आराम में और गाय भी आराम में और भोगड़ की कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं। हमारे देश के आधे संकट तो अपन हंसते हंसाते खत्म करते हैं, बस काम करने के तरीके बदलने की जरूरत है भाई साहब, और कुछ नहीं। और मुझे विश्वास है काम तो सारा अच्छा हो ही रहा है और इससे भी और अच्छा होगा मुकेश भाई और मोटा भाई। कवि सम्मेलन प्रतिवर्ष करवाना। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।